बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक बड़े अहम और हसास मौजू के हवाले से, और मौजू है शहर क़ायद से मुतल्लिक़ गैर कानूनी इमारतों की भरमार। आपने अगर आपका ताल्लुक़ शहर कराची से है तो आप इस मसले से बहुत अच्छे ही तरीके से वाकिफ़ हैं, और अगर आप कराची से बाहर कहीं रहते हैं तब भी आप इस सारी सूरत हाल से ख़बरों के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए आप वाकिफ़ ही होंगे। शहर में इस कदर गैर कानूनी इमारतें बन चुकी हैं जहाँ पे मतलब 2 फ्लोर्स 3 फ्लोर्स जहाँ पे अलाउ हैं वहाँ पे 6-6 7-7 फ्लोर बने हुए हैं। जहाँ 4 फ्लोर्स अलाउ हैं वहाँ पे कोई 8-8 मंजिला 7-7 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो जाता है? सवाल ये है कि एक गरीब आदमी या एक आम आदमी जब अपने घर पे कोई कंस्ट्रक्शन करवाने लगता है तो बाहर आके अगर रेत या कोई ईंटें वगैरह उसकी उतरती हैं तो उसी वक्त जो है पुलिस आ जाती है और आके, या जो मुतल्लिका लोग आ जाते हैं कि हेलो भैया आपने ये क्यों, किससे परमिशन के साथ आपने ये किया वो। यानी कि सब कुछ इतना जब एक्टिव है, सबकी नज़र में एक चीज़ होती है तो उसके तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बन जाती हैं, और उन जगहों पे सरकारी जगहों पे या जो मतलब नालों के किनारों पे और पता नहीं कहाँ कहाँ पे जो है वो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अच्छा, एक तो है कि गैर कानूनी तौर पे आपने एक इमारत खड़ी कर दी, ओके, उसमें चलो एक इदारा जो है वो उसमें इन्वॉल्व हुआ है, जैसे कि सिंध हाई कोर्ट की तरफ से ये आज की अखबार की सबसे बड़ी सुर्खी है जिसमें ये कह रहे हैं जैसे साहब कि मिठाई लेकर गैर कानूनी तामीरात कराई जा रही हैं। सबको पता है कि ये मिठाई जो है क्या होती है, ये तोहफे तोहफ़ क्या होते हैं, और मगर ये बिजली भी लग जाती है इन गैर कानूनी इमारतों पे, गैस का कनेक्शन भी लग जाता है गैर कानूनी इमारतों पे, पानी का कनेक्शन भी लग जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तरतीब ठीक करने की ज़रूरत है। आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि आखिर ये गैर कानूनी इमारत इतनी आसानी से शहर कराची में ही कैसे बन जाती हैं, मतलब कहाँ पे थोड़ी सी तरतीब बेहतर होने की ज़रूरत है, हुकूमत को बेहतर करने की ज़रूरत है। मेरे साथ मौजूद हैं एक तजियाकार है, समाजी कारकुन है और बड़े एक यंग एक्टिव मेंबर हैं, मोहम्मद अहमद दाऊद साहब। आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी आसानी से मतलब गैर कानूनी इमारत, या मतलब देखें अच्छे खासे पैसे लगते हैं एक इमारत को खड़ा करने में, बिल्कुल ऐसे। तो ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे वो बना लेते हैं कि इन्हें पता भी होता है कि ये गैर कानूनी है, कल को गिराई जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने शहर कराची का एक ऐसा मसला जिससे हर शहरी परेशान है, और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस गुलजार अहमद साहब को शुक्रिया अदा करते हैं कि कराची शहर के ऊपर उन्होंने नज़र सानी फरमाई और शहर के जो अहम तरीन मसाइल है उनको उजागर करते हुए अब इस टाइम लेना उन्होंने शुरू किए। जहाँ तक शहर महर में गैर कानूनी तामीरात का मामला है, उसमें सबसे बड़ा जो इदारा जो आपने भी नाम लिया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसका काम ये है कि अगर कोई लीगली तौर पर भी काम करना चाहता है तो वो आपको नक्शा, अप्रूवल, जो परमिशंस होती हैं वो आपको करा के देगा और सारी इजाज़तनामे आपके हाथ में देगा। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हर जगह अब गैर कानूनी तामीरात जो शहर भर में की जा रही है वो इन्हीं राशि अफसरान की सरपरस्ती में की जा रही है। सबसे पहले ये है कि जिस तरह कल हाई कोर्ट में ये समाअत हुई और आज जो तमाम अखबारात की सुर्खियाँ बनी हुई हैं कि जस्टिस साहब ने कहा कि बिल्डर माफिया अफसरान को मिठाई भेज देते हैं और गैर कानूनी तामीरात बन जाती है। तो जिस तरह हम मिठाई लेने जाते हैं तो आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो लेते हैं ना, तो इसी तरह हर इलाके का, जैसे हर स्वीट बेकर्स का अलग अलग रेट होता है ना, तो इसी तरह हर इलाके का अलग अलग रेट है। तो मिसाल के तौर पर आप जमशेद क्वार्टर में जाते हैं तो ये एक तो होता है ना काम ढका छुपा रहा होता है, बिल्कुल, कि खामोशी से आपने चुप करके दे, ये क्या
वो इतना आसान है कि कोई भी बिल्डर, कोई भी शख्स जो है अपनी मर्जी के मुताबिक जो है बिल्डिंग खड़ी कर सकता है। एक वक्फा है, वक्फे के बाद चाहता हूँ कि ज़रा इस हवाले से ज़रूर रोशनी डालिएगा। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम शहर क़ायद में गैर कानूनी इमारतों की भरमार के हवाले से बात कर रहे हैं। अहमद दाऊद हमारे साथ हैं। अच्छा अहमद साहब, वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे कि ये जो राशि अफसरान हैं ये हैं इस सब की वजह, और आपने कहा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये है वो इदारा जो कि ज़िम्मेदार है ये इतनी सारी गैर कानूनी इमारतों का। अच्छा, तो जब भी कोई गैर कानूनी काम हो रहा होता है, कोई ठीक है काली भेड़ें हर इदारे में होती हैं, तो बड़ा खामोशी से अंडर द टेबल जो है वो भी इस तरह के काम हो रहे होते हैं। और मतलब इतने बड़े पैमाने पे अगर काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये तो सब कुछ बड़ा बहुत ओपनली हो रहा है और बहुत सीधे सीधे रेट्स डिसाइड हुए हुए हैं हर चीज़ के। जरा इस बारे में बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही, हर इलाके का मुख्तलिफ किस्म का ये रेट इन्होंने तय किया हुआ है। अब आपकी बात को मैं आगे लेके चलूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं, एक जब बिल्डिंग तामीर हो रही होती है ना, तो लोग शिकायतें करते हैं कि हमारे इलाके में गैर कानूनी तामीरात हो रही है, इसको रोका जाए, बिजली सेवरेज पानी के मसाइल चल रहे हैं। तो अब होता यह है कि जब वो 2 या 3 फ्लोर जब उसके चढ़ जाते हैं, उसके बाद एक कॉस्मेटिकली ऑपरेशन किया जाता है, 2-4 पिलर तोड़ते हैं और उसके बाद रवाना हो जाते हैं। फिर जब ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है या इसको मीडिया हाईलाइट करता है, सोशल मीडिया पे आता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको दिखाता है, तो होता यह है कि या इलाका मकीन बहुत ज़्यादा प्रेशर करता है कि मैं कोर्ट चले जाऊँगा या एंटी करप्शन जाऊँगा या लैब में जाऊँगा, तो वो करते हैं कि भाई ठीक है हम इस इमारत को सील कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर भी एक नई कहानी सामने आई है कि वो अफसरान उस बिल्डिंग को सील कर देते हैं, सीलिंग ऑर्डर बाकायदा लग जाता है कि ये बिल्डिंग इमारत सील कर दी गई है। तो अब सील की हुई इमारत को खोलना किसी बिल्डर का काम नहीं है, किसी शहरी का काम नहीं है, वो वही अफसर खोलेगा जिसने सील किया है। अब बिल्डिंग सील होने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई काम नहीं हो सकता बाहर ना अंदर। बिल्कुल सही है। अब होता यह है कि जब अफसरान पैसा ले लेते हैं, सीलिंग ऑर्डर लगता है, तो अंदरूनी जो काम होते हैं अंदर बिल्डिंग के अंदर, फिनिशिंग का काम हो गया, टाइलें लग रही हैं, वॉशरूम बन रहा है, दीवारें अंदर फ्लैट्स की खड़ी की जा रही हैं, रंगो रोगन का पूरा अंदर से फ्लैट मुकम्मल तौर पे अंदर से बिल्डिंग पूरी तैयार कर दी जाती है। बाहर का जो एलिवेशन है वो उसको रोक दिया जाता है ताकि किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। होता ये अचानक से वो फैमिलीज़ को रिहाइश पजीर करते हैं, लेकर आ जाते हैं फैमिलीज़ को, फिर एक हफ्ते में पर्दे खोलकर रेनोवेशन का काम शुरू कर देते हैं। जब ऑपरेशन करने के लिए टीम आती है तो वो फैमिलीज मौजूद होती हैं कि हमने परचेज़ कर लिया है, अगर हमने ये किया, तो फिर वो मसामतें होती हैं, तो वो अफसरान उस चीज़ से बातें हैं कि लेडीज़ है, ख़वातीन से कौन उलझेगा। तो ये बहुत बड़ी टीम है, माफिया है, इसके पीछे सरपरस्ती करने वाले लोग हैं और इसमें लाखों रुपये की रिश्वतें लगती हैं। अब होता यह है कि मिसाल के तौर पर बिल्डर अगर बिल्डिंग चढ़ाता है तो हमने पहले भी बातचीत की कि सबसे पहले तो चेक किया जाए कि ये ज़मीन है किसकी, KDA की है, KMC की है, कंटोनमेंट बोर्ड की है, या किसकी ज़मीन है। अगर मिसाल के तौर पर KMC की ज़मीन है तो उसमें यह होता है कि आपकी ये ज़मीन क्या लीज़ है या नहीं है। लीज़ तो होती है, यानी कि एक्सपायर्ड तो नहीं है क्या। अब जब एक्सपायर, अक्सर ज़मीनें एक्सपायर हुई हुई, लीज़ें नहीं हुई हुई इनकी, एक्सपायर हुई हुई ज़मीनों के ऊपर फिर आप अब चालान भरें, गवर्नमेंट को फ़ीस अदा करें, फिर इसके बाद ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता ना। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस एक बना हुआ है, KBTPR बना हुआ है, कराची बिल्डिंग टाउन प्लानिंग, ये 2 एक रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, अलग अलग ऑर्डिनेंस इसके अंदर लिखे जाते हैं, 2002 का और 1993 का। तो उसमें बाकायदा मेंशन किया जाता है कि गैर कानूनी तामीरात किस तरह की जाती है। मिसाल के तौर पर कि अगर आपने बिल्डिंग बनानी है तो उसके ओपन स्पेस छोड़ने हैं कि अंदरूनी, मतलब बिल्डिंग के अंदर से आप देखें तो आसमान सामने नज़र आए, आपको ऊपर देखें तो आसमान नज़र आए बिल्डिंग के अंदर से। फिर आपने सीधे हाथ, उल्टे हाथ पे, फ्रंट बैक पर आपने जगह छोड़नी है, ओपन स्पेस छोड़ना है, COs का ख्याल करना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी है। आप अगर इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो टोटली इलीगल बिल्डिंग कहलाती है। लेकिन किसी किस्म का कोई भी इसमें ख्याल किया नहीं जाता, बिल्डर इसको ओपन नहीं करता है, क्योंकि अगर आप 4 फीट मिसाल के तौर पर छोड़ते हैं। अच्छा, इसकी एक और बात मैं आपको इजाफा करूँ कि हर बिल्डिंग का, मिसाल के तौर पर बिल्डिंग अगर खड़ी की जा रही है 400 स्क्वायर यार्ड के ऊपर मिसाल के तौर पर, तो उसको एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, अगर वो लीगल है तो उसको कैपेसिटी बताते कि आपने इस स्क्वायर यार्ड के अंदर इतने फ्लैट्स बनाने हैं, इसकी तादाद इतनी नहीं होनी, इतनी होनी चाहिए, इससे नहीं होनी चाहिए।
तो अब मिसाल के तौर पर अब किसी जगह पे 6 फ्लैट बनने के हैं, परमिशन मिली, तो उसकी जगह पे 25-25, 15-15 इस तरह फ्लैट बनाए जाते हैं। अच्छा देखिए, ये जो गैर कानूनी इमारतें हैं, इलीगल बिल्डिंग्स, अभी हमने ये देखा है कि अदालतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हैं इस हवाले से कि ये मामलात जो हैं, ये बढ़ते हुए मामलात, इनको रोका जाए। और हमने देखा कि इस गवर्नमेंट में ये जो कब्ज़ा माफिया और ये इस तरह के जितने लोग थे उनको एकदम से उनके गिरबान को पकड़ा गया एक दफ़ा, उन्हें टेंशन हुई है। अब वो काम कर रहे हैं, इतनी आसानी से नहीं कर रहे जो गुज़श्ता सालों में वो कर रहे थे। अब ये जो इतनी सारी इमारतें हैं पहले की बनी हुई और जो अब बन रही हैं, क्या इन सबको अभी गिरा दिया जाएगा? देखिए इसका हल देखिए, अदालत तो इस वक्त अहकाम जारी कर रही है। मिसाल के तौर पर अभी नस्ला टावर आपके सामने है, एक मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है खबर, ये नस्ला टावर कि गिरा दिया जाए। 1 हफ्ते का टाइम, 1 हफ्ता भी मुकम्मल हो चुका है। वो कंपनीज, कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, ईमेल्स की हैं, अपने सारे बजट वगैरह दिए हैं इनको कि भाई कोटेशन हमारी इतनी आएगी। कोई मिल नहीं रहा बंदा गिराने वाला भी कि आप इसको किस तरह पूरी बिल्डिंग को अचानक गिरा दें। लेकिन एक मसला ये पैदा होता है, देखें अदालत ने फैसला दे दिया, अब जजमेंट के ऊपर हम एक बात कर रहे हैं, तज़किया कर रहे हैं। देखें इशू ये है कि जब अगर मैं मिसाल के तौर पर फ्लैट परचेस करता हूँ तो यकीन जाने कि कराची के अंदर इस वक्त फ्लैट परचेस करना कोई आसान काम नहीं है। मतलब एक गरीब आदमी अपनी जमा पूंजी, हर चीज़ बचत कर करके, अपना पेट काट करके पैसे जमा करता है, लोन लेता है, हर तरह से इंतजाम करता है, कर्ज लेता है। वो पैसे लेकर चाहते हैं मेरे बच्चों की छत हो जाए, मेरे घर वाले छत के नीचे आ जाए, वो परचेस कर लेता है घर। अब होता ही है कि हर बंदा चेक थोड़ी कराता है कि भाई सिविल बिल्डिंग कंट्रोल में फ़ोन करेगा। अच्छा, वो तो जवाब ही नहीं देते। फ़ोन तो दूर की बात है, आप चले जाएं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दरवाजे के अंदर, मेन जो दरवाज़ा है, आप इंटर होंगे तो 200 रुपये तो चार्ज है आपके। गार्ड आपको सलाम करेगा, साहब वरना ऊपर नहीं जाने देगा, आप ट्राई कर लें। वो किस चीज़ को 200 रुपये ले रहा है? वो रिश्वत है, वरना आपको ऊपर ही नहीं जाने देंगे। बोले कि डीजी साहब ने पाबंदी लगाई हुई है, शनाख्ती कार्ड दो, ओरिजिनल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक शहरी पता नहीं कहाँ से शिकायत करने के लिए आएगा दरख्वास्त लेकर, तो दरख्वास्त जमा करने के ऊपर भी ये हिले बहाने करते हैं। अच्छा, ये सब भी पहला है ना स्टेप। अब जब आपने एक जगह पैसे दिए, अब ऊपर जाएँ फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ डीजी साहब बैठते हैं, तो एक गार्ड बैठा हुआ है, वो सलाम करेगा, जी कहाँ जाना है? डीजी साहब के पास जाना है, कंप्लेंट जमा करें। नहीं, वो मौजूद नहीं, ये नहीं है। तो सर हम यहाँ से आए, फुला जगह से आए, दूर से आए। अच्छा ठीक है, खर्चा अपने देगा जाओ, तो 100-200 रुपये बोलेगा। जब कंप्लेंट आपकी जमा होगी, जब स्टैम्प लगनी है कि भाई रिसीविंग हो गई, आपकी कंप्लेंट जमा हो चुकी है, तो वह स्टैम्प लगाने वाला बंदा भी पैसे लेगा, वरना स्टैम्प नहीं लगेगी, आपकी कंप्लेंट जमा ही नहीं होगी। एक्शन तो दूर है, बहुत दूर है। अच्छा, दरख्वास्त रिसीव करने के ऊपर ये लोग पैसे लेते हैं, अंदर जाने में पैसे क्या लेते हैं। ये 2-2, 400 रुपए के चक्कर में इतनी इमारतें खड़ी करने की इजाजत दे रहे हैं? असल में देखें, ये जो निचला तबका है, ये तो गार्ड हैं, चौकीदार टाइप के लोग हैं, वो निचला जो ऊपर प्यून टाइप के लोग हैं, वो पैसे लेते हैं। ये तो नीचे, अब 200 रुपये तो हमें नजर आने कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं अकेला थोड़ी जाता हूँ, आप अकेले थोड़ी जाते हैं। कितने हज़ारों लोग सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आते हैं शिकायतें ले लेकर, हज़ारों शिकायतें होती हैं। अफसरान वाला जो होते हैं, अफसरान जो होते हैं, अच्छा ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो होता है ना, ये सब मामलात को तय करता है। डेमोलिशन टीम एक अलग है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर अलग है, असिस्टेंट डायरेक्टर अलग है, डायरेक्टर अलग है, पे ऊपर डीजी साहब का मामला अलग है। तो ये सब मिल बांट के एक हिस्सा होता है कि आपने एक बिल्डिंग खड़ी की। आप यकीन करें, मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर इतना काम किया है, मैं खादर के ऊपर तकरीबन 18 बिल्डिंगों के ऊपर मैंने नोटिस भेजे, अदालत से भी हमने रिजू किया। तो उस यकीन करें कि ऑपरेशन कराने के लिए हमने इतनी दरख्वास्तें भेजी हैं। कल हमने लेटर भेजे कि भाई हमारी तकरीबन 12 से 13 कंप्लेंट जा चुकी हैं, सिटीजन पोर्टल पे कर दी हमने, नैब, एंटी करप्शन, सब जगह। एंटी करप्शन भी पैसे ले लेता है, वो मामला बुलाता है, वो हमारे बिहाफ पे लेटर इशू करता है, उनको बुलाते हैं अफसरान को, भाई आप बताएं इसकी क्या चीज़ें बताएं, डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, ये लेकर आए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट लेकर आए, ये लेकर आए। अच्छा होता ये है कि एंटी करप्शन भी इनको ब्लैकमेल करता है, प्रेशर करता है, पैसे लेता है, वो फाइल को बंद करके साइड पे कर देता है। जो फरियादी है वो घूमता ही रहेगा दरवाजे के, भाई साहब है या नहीं है। अच्छा, आपके पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे ये बताएं कि अंदाजे के तौर पे क्या एक रेट है जो बिल्डर समझता है कि अगर एक ऐसी जगह पे मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है जहाँ 3 मंजिला इमारत की इजाज़त है और वहाँ 4 या 5 मंजिला इमारत उसने बनवानी हो, तो उसे पर फ्लोर के हिसाब से मतलब कितने पैसे पे करने पड़ सकते हैं? सर, एक लिहारी में एक बिल्डिंग है, अभी ये 2 दिन पहले की बात है, लिहारी में एक बिल्डिंग है, वो तकरीबन 6 मंजिला बनी हुई है। उसके नीचे जो एरिया है वो पार्किंग का एरिया। अच्छा, रिहायशी बिल्डिंग जब बनती है तो नीचे का एरिया पार्किंग के लिए अलाउड किया जाता है कि पार्किंग होगी तो आपको परमिशन मिलेगी, तो शर्त है। उस पार्किंग को ख़त्म करके उधर शॉप्स बनाई जा रही हैं। वो पार्किंग ख़त्म करने के और शॉप्स बनाने के लिए सिर्फ 20 लाख रुपए रिश्वत ली जा रही है।
20 लाख रुपए दो और ये काम स्टार्ट करो। और इसमें भी डेमोलेशन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, कोई कंप्लेनेंट खड़ा होता है, शिकायत करता है। असल में ब्लैकमेलिंग भी बहुत सारी अच्छा, है। यानी कि ये वो पहली वो पहला स्टेप है, डील होती है जिसमें आपको कोई रोकेगा नहीं, यानी हम लोग नहीं रोकेंगे, आप काम शुरू कर, हम आंखें बंद कर लेंगे। हम आंखें बंद कर लेंगे जब तक हमारे पास कोई आएगा नहीं, घंटी बजा के उठाएगा नहीं हमारे को कि हम सोएंगे। तो अगर घंटी बजाएगा तो ये उठ जाएंगे या दोबारा से पैसे लेके फिर सो जाएंगे? नहीं, उठेंगे लेकिन उनकी डिमांड और बढ़ जाएगी। घंटी बजाने के बाद यानी कि और मशीन नोट आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फरियादी जाएगा, फरियादी, इसमें भी ये सिस्टम है, मैं आपको आज बात छिड़ी तो बता देता हूँ। फरियादी जाएगा, कंप्लेंट करेगा, वो बताएंगे भाई फला कंप्लेंट है, मान नहीं रहा भाई, हमें बहुत ऊपर से प्रेशर आ रहा है ना, उसकी कुछ बेचारी की वैल्यू होगी 200-200 रुपये देकर ऊपर बिल्डिंग में आया होगा, कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। लेकिन बोलेगा भाई बहुत प्रेशर है, फला जगह से फ़ोन है, मिनिस्टर का फ़ोन है, वज़ीर बल्दियात किया तो फ़ोन आ गया, होम डिपार्टमेंट से फ़ोन आ गया, तरह तरह एंटी करप्शन वो कर रहा है, इतना प्रेशर डेवलप करेंगे। बिल्डर को बोलेगा भाई काम करो, मामला को तय करो। बोला भाई हम नहीं करते, तुम फरियादी से बात करो। अब होगा ये फरियादी तो ना मिलना है ना कुछ होना है। अब वो डेमोलेशन टीम जाएगी, डेमोलेशन क्या करेगी, वो मिसाल के तौर पर आपको फ्लोर तोड़ना है या पिलर तोड़ने हैं, तो वो ज़रा से 2-4 हथौड़े मारेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। बिल्डर को बोलेंगे भाई हम तो सख्ती से ऑर्डर है। बोलेगा यार एक भाई एक काम करिए, लिफाफा 2 लाख 5 लाख एनी टाइम पैसे लो। वो ऑपरेशन भी मर्जी का है, यानी कि ऑपरेशन कराने के भी पैसे मिलने और रुकवाने के भी पैसे मिलने, दोनों तरफ से पैसा है। यानी कि आप डेमोलिशन करेंगे तो पैसा है, इमारत खड़ी करेंगे तो पैसा है, गिरवाएंगे तो पैसा है, बनाने के लिए एंट्री देंगे तो पैसा है। लही खैर करे। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में शहर क़ायद में जो गैर कानूनी इमारतों की भरमार है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। अहमद दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अहमद दाऊद, ये बताइए कि शहर में वो ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ये जो इस तरह की गैर कानूनी इमारतें हैं वो वाफिर मौजूद हैं? लेकिन सबसे पहले तो लियाकताबाद सबसे ज़्यादा फोकस हुआ है। नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ चले जाएँ, गुलबर्ग टाउन चले जाएँ, आप डिस्ट्रिक्ट साउथ में आप चले जाएँ, ये खारदार की तरफ आप चले जाएँ, और इसके अलावा सरजानी की तरफ आप चले जाएँ, न्यू कराची की तरफ आप चले जाएँ, हैदरी के साइड पे आप चले जाएँ, गुलशन इस वक्त बहुत ज़्यादा टॉप पर चल रहा है, जमशेद क्वार्टर इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये बहुत सारे शहर के ऐसे इलाके हैं जहाँ गैर कानूनी तामीरात जंगल की आँख की तरह फैल रही है और इसको काबू करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह अदालतें फ़ैसले कर रही हैं और अदालतें जिस तरह अफसरान के गिरबानों पर हाथ डाल के उनसे जवाब तलब कर रही है और उनको तंबीह कर रही है कि अब ये बहुत हो गया, ये सारी चीज़ें रोक दी जाएँ और हर इमारत गिराने के फ़ैसले किए जाएंगे, तो हम अप्रिशिएट करते हैं और यही उम्मीद लगा के बैठे हैं अदलिया से। क्योंकि जितने भी इदारे हैं, बिलखुसूस सिंध गवर्नमेंट से तो अब कराची की आवाम इतनी बेजार हो चुकी है कि गैर कानूनी तामीरात तो दूर की बात, पानी नहीं है, सीवेज का मसला हमारे पास, कचरे का मसला हमारे पास, पोल्यूशन हमारे पास है, गैस के इशूज़ हमारे पास है, हर तरह का इशू। यानी कि आप घर से निकलते हैं और जहाँ आपको जाना है आप अजियत में मुब्तला रहते हैं। ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है, सिग्नल्स ख़राब हैं, ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करने में नाकाम है, वो अपनी पैदागिरी करने में मसरूफ़ है। शहर के थाने जितने हैं वो सारे काम ऐसे करें। तो अब सिंध हुकूमत के हम आगे हाथ जोड़ते हैं, अल्लाह का वास्ता बहुत सारी बिल्डिंगें गिर गई हैं, लोग मर गए हैं, आप लोग सिर्फ कमेटियाँ बना के अपने एयर कंडीशन रूम्स में बैठते हैं, आप लोगों के पास मिलने का तो टाइम होता नहीं है, आप लोग आगे 200 पुलिस वाले होते हैं। तो अब ये सारी चीज़ों को भाई खुदा के लिए ख़त्म करें और कुछ और तरीका आजमाएं। बहुत सारी इदारे ऐसे हैं जहाँ से पैसे आप ले सकते हैं, इन इदारों को छोड़ दें जहाँ शहरियों को नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं बेचारे। और दूसरी बात ये कि मैं दूसरी गुजारिशात हैं, हम अदलिया से भी और आला अफसरान से भी हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि जिस तरह गैर कानूनी तामीरात गिराने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, हुक्म किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे अंदाज में इसको डील किया जा रहा है और यही उम्मीदें हैं, यही तवक्कुआत हैं कि इंशाल्लाह अच्छे काम होंगे। लेकिन साथ साथ इसको भी देखा जाए कि गैर कानूनी तामीरात जो हो जाती हैं उनके पीछे जो मुलविस अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए, उनकी जेल के सुराग उनको बंद किया जाए, उनको सज़ाएँ दी जाए। लेकिन जो बेचारे जिन्होंने घर परचेज़ कर लिए हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के अपने घर परचेज़ किए हैं, उनके हवाले से भी किसी भी किस्म के कोई इक़दाम किए जाएँ कि वो बेचारे सड़कों पर ना आ जाए, रोडों पर ना आ जाए, उनकी जमा पूंजी तबाह बर्बाद हो जाती है। और फिर एंड में होता ये है कि जब वो जो परचेज़ करने या तो बिल्डर के गले में आएगी या फिर बेचारे वो कोई फलाई इदारे होंगे उनके दरवाज़ों पर दस्तक करेंगे, भाई हमारा बिल लुट चुका है। तो एक शहरी जो बेचारा इज़्ज़त के साथ रहने वाला बंदा है वो आ जाता है रोड के ऊपर मांगने के ऊपर।
तो ये इससे बहुत सारी चीज़ें देखिए, जो आप अपनी ज़िंदगी में या जो हम अपनी ज़िंदगी में गलत फैसला करते हैं, गलत फैसला लेते हैं, उसके जो असरात होते हैं वो भी हमने फिर बाद में भुगतने होते हैं, भुगतने होते हैं। ऐसा ही है। अगर किसी ने ये बड़ी एक सीधी सी बात है, वो सारी करप्शन हो रही है, जो हो रहा है वो सब अपनी जगह, बट अगर कोई सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठे करके कोई चीज़ खरीदने लगता है तो ये उसका सबसे पहला उसका फ़र्ज़ है कि वो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करें, मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन करके तहकीकात करके फिर वो जगह ले, क्या ये गैर कानूनी तौर पे तो नहीं है जिस फ्लोर पे हम ले रहे हैं, क्या यहाँ पे इतने फ्लोर की इजाज़त है, क्या इस जगह पे बिल्डिंग बनाने की इजाज़त है, और हमें सब पता होता है उस चीज़ की कीमत वो बता रही होती है कि मैं कानूनी हूँ या गैर कानूनी हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, मगर हम लोग खुद उस वक्त जो है कहते हैं खैर कुछ नहीं होना, ये करके एक दफ़ा ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात को, क्योंकि जो चीज़ हक के हकाइक पर मबनी है उन चीज़ों को बयान करूँ तो देखें, इस तरह एक मक्का टावर परेड स्ट्रीट के ऊपर है, वो टोटली लीगल है। हमारे खुद एक बहुत अच्छे जान पहचान वाले ताजिर भी हैं, उन्होंने अपना घर परचेस किया, वो टोटल लीगल है और उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, हर चीज़ चालान वालान सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें इलीगल ऐसी आ गई कि उन्होंने मतलब जगह ज़्यादा खेल ली, तो वो ये चीज़ें अब कोई फ्लैट, अब नस्ला टावर है, अब इतने अरसे तक मतलब अपील। अच्छा नहीं, वो जैसे सॉरी नस्ला टावर बात करते हैं, ये आपने कहा जैसे एक मक्का टावर, इसकी वो उन्होंने एरिया ज्यादा जो है ना, एरिया ज्यादा घेर लिया, जैसे 4-4 फीट हमने दिया जाता है, उस वजह से गैर कानूनी होगी। अब वो स्क्वायर फीट तो हर बंदा फ्लैट देने के लिए जाएगा तो स्क्वायर फीट तो नहीं नापेगा, वो नहीं नापेगा। अब ऐसे केस में बिल्डर से जिसकी गलती है उससे पैसे उन लोगों को दिलवाना ये जिम्मेदारी होनी चाहिए ना हुकूमत की। अब बिल्डर से पैसे आप दिलवाए हैं, लेकिन मसला वही आपकी वाली बात आती है ना कि जब ये बन रहा होता है, जब आप रेती बजरी की अब सिर्फ सुजुकी लेकर आते हैं और पुलिस की मोबाइल पहुंच जाती है, तो फिर ये सब इतना बड़ा बन रहा होता है तो क्या अफसरान ये देखते नहीं है? एक बाकायदा टीम है ना, इंस्पेक्शन टीम होती है कि चेक करती है कि भाई ये इलीगल बन रहा है या ये क्या है, कानूनी है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए, चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई टीम होती है, तश्कील दी जाती है, तो वो चीज़ें देखती है। जब आपने आंखें बंद कर ली हैं तो वो फिर अफसरान भी मुलविस है और बिल्डर्स भी मुलविस है, उसमें शहरी का कसूर नहीं है। शहरी अपनी तरह से हर बंदा इन्वेस्टिगेशन करता है। ऐसे केस में नहीं है, ऐसे केस में तो शहरी को जो है उसको उसके देखिए सर, मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक अपील करता हूँ कि एसबीसी जो इदारा है ना, वो शहरियों को जवाब नहीं देता। जब हम जैसा बंदा बोल रहा है कि वो पैसे ले लेके ऊपर तक जाने देते हैं, तो फिर शहरियों को तो बुरा हाल है ना। हम तो एक फ़ोन कर देते हैं कि भाई हम आए हुए हैं, तो हमारे को देख देख की चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा ये इस वजह से भी शायद है कि हमारे यहाँ वो फाइलों वाला और वो सारा मोरों स्टैंपों वाला जो है ना, वो सारा निज़ाम चल रहा है। इसको अगर डिजिटल कर दिया जाए बिल्कुल ऐसे ही, तो मेरा ख्याल है कि अच्छे फॉर्मेट के साथ बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। भाई कुछ चीज़ बन रही है, मिसाल के तौर पर तामीरात हो रही है, कंप्यूटर पर किसी को चेक करना है तो आप इसका प्लॉट नंबर डालें, एरिया डालें, डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक करें, डिस्ट्रिक्ट साउथ में या गुलशन है तो आप चेक कर लें जमशेद टाउन में, भाई ये प्लॉट नंबर, ये तामीरात हो रहा है, इलीगल है लीगल है, वो आपके सामने पूरी लिस्ट चीज़ें सामने। लेकिन कंप्यूटर निज़ाम करेंगे नहीं ना। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बिल्कुल मुख्तसर 30 सेकंड की बात, कि जमशेद क्वार्टर के अंदर बिल्डिंगें बनती हैं तो कानून है कि कायदे के मज़ार के ऊपर ना जाए वो बिल्डिंग है, रिहाइश, ठीक है ना, कायदे का मज़ार, तो वो एक अदब के उसमें एक रूल्स बना हुआ है वहाँ का, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर तक का। अब यकीन करें, मैं एक जगह पे बैठा हुआ था तो अफसरान और सारे कुछ दो साहबाब भी मेरे बैठे हुए थे, कुछ किसी इदारे के, तो बात में हमारी बातचीत तली, हमने कहा कि भाई हमारी कंप्लेंट है और ये रूल्स बने हुए, हमने रूल्स निकाल के दिए, प्रिंट आउट निकाल दिए, KBTPR जो कराची बिल्डिंग टाउन प्लानिंग SBC के रूल है, वो सारी चीज़ें दी। तो बाद में मेरे साथ एक बंदा बैठा, बोला भाई ये ऐसे राशि अफसरान है, ये बोलेंगे भाई कायदे आज़म का मज़ार है ना, उसके ऊपर बिल्डिंग जा रही है ना, बिल्डिंग को नहीं तोड़ो, कुछ भी नहीं करो, हम पैसे जमा करते हैं, बिल्डर से कायदे आज़म का मज़ार ऊपर करा देते हैं। तो आप यकीन करें तो ऐसा तो लोगों का एक जहन बन गया। अब यकीन करें कि कहाँ मतलब दीवार पे किधर सर मारे, और वज़ीर आला साहब हैं या वज़ीर बल्दियात हैं, ये सिर्फ एक अवामी एक बयान जारी कर देते हैं, टिकट चला देते हैं कि भाई ये हो गया, ये हो गया। अब मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका, आपके साथ प्रोग्राम कर चुके हैं, 3 या 4 बिल्डिंगें कराची में गिर चुकी हैं। आप यकीन करें, अभी किसी से पूछें क्या हुआ इसके ऊपर। सही। अच्छा, नस्ला टावर के हवाले से बताएं। नस्ला टावर के हवाले से देखें, फैसला अपनी जगह पे दुरुस्त है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने किया, अदालतें जो फैसले कर रही हैं वो दुरुस्त है। इस निज़ाम को रोकने के लिए ऐसे फैसले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन देखें, नस्ला टावर का जो फैसला आया उसमें जो मलबा गिरा वो सारा शहरी के ऊपर गिरा। अब बिल्डर के ऊपर, बिल्डर के वकील कह रहे हैं कि भाई हमने लीगली तौर पर जगह खरीदी है, ये चालान पड़े हुए, ये डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स भी लीगल हैं, चालान भी भरे हुए हैं, सब चीज़ें लीगल हैं, फिर इसके बाद भी फैसला आता है, लेकिन वो ज़मीन किसकी है भाई, फलां इदारे की, फलां इदारे की, फलां इदारे की, इदारों में आपस में टकराव हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, ऐसे मानों में जब अगर कोई लीगल काम कर रहा है, यानी कि इल्लीगल वालों को आप नहीं छेड़े, इल्लीगल वालों का मतलब अभी तक किसी किस्म को ऑपरेशन सामने नहीं आया,
बयान तो अब तक एक ऑर्डर्स नहीं हुआ कि बिल्डिंग गिरा दें। ऐसी कोई बिल्डिंग अभी तक हमारी नज़रों में नहीं है कि पूरी बिल्डिंग डेमोलिश हो गई हो या पूरा फ्लैट डेमोलिश हो जाए, ऐसा कोई वाकया सामने नहीं आया। नस्ला टावर में देखें, अब रिहाइश पजीर जो लोग हैं उन्होंने अब ये फ्लैट्स लिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़, महंगे फ्लैट्स अब वो ऐसे फ्लैट्स बेचारे वो परेशान हो गए। हर सियासी जमात, हर फलाही इदारा बोल रहा है। तो देखें परेशानी में भी तो हम साथ खड़े ना। अगर लीगल काम करने वाला बंदा है तो अब देखें बिल्डर के ऊपर आपने डाल दिया, बिल्डर मेरा रिश्तेदार नहीं है, बिल्डर के ऊपर डाल दिया भाई अब कमिश्नर कराची साहब बिल्डर को पाबंद करेंगे, जितने भी लोग हैं उनको पैसे वापस करें। भाई वो कहाँ से पैसे वापस करेगा? अब उसने तो तकरीबन जगह पे पैसे दिए भी है ना, लीगल कराया, डॉक्यूमेंट्स के पास मौजूद है, वो तो चिल्ला रहा है हर जगह पर, बता रहे। तो जिन्होंने लीगल किया है उस वक्त बनाने दिया है, वो सबसे पहले तो उनका गिरफ्तार उनको पकड़े उनके और वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ही अफसरान, ये राशि अफसरान ये इन्वॉल्व होते हैं, KDA KMC सारे डिपार्टमेंट, इसी तरह हर प्रोजेक्ट में ये सारे अफसरान शामिल होते हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। और आपने निशानदेही की कि किस वजह से जो है ये सारे मामलात बदतर सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हजरत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे हम बात करेंगे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो रहे हैं। आज बुध का दिन है और बुध के दिन, आज के दिन बल्कि ख़ास तौर पे हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही अहम शख्सियत जिनका हम अक्सर इंतज़ार करते हैं जुमेरात और जुमा के रोज़। तो आज हमारे साथ वो लकीली बुध को भी मौजूद है जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक कादरी साहब, जिनसे इस्तिखारा और रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात होती है। और बशीर साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े वेलफेयर इदारे सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ मुल्क के एक नामवर इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आप कॉल करके अपना सवाल जो है वो रिकॉर्ड करवा सकेंगे। उसके लिए नंबर जो है वो आपको भी यहाँ पे नज़र आएगा नीली पट्टी में, उस नंबर पे आप रब्ता कीजिए। और आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, आप कोई रूहानी शरई तौर पे कोई दीनी रहनुमाई चाहते हैं, तब आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर्स बिल्कुल हाजिर हैं। तो जब तक हम अपने नाजरीन की कॉल्स या इनके सवालात जो हैं वो शामिल करते हैं, तब तक मैं आपसे बात करना चाहूँगा आवाम के हवाले से, क्योंकि आपका शुमार जो है वो आपके इदारे का शुमार पाकिस्तान के सबसे बड़े जो इदारे हैं, फलाही इदारे हैं, उनमें होता है। तो महंगाई में जितनी तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है, अवाम की परेशानी और मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी में कोविड के बाद ये कोरोना वायरस के 2 साल के इस अरसे में इतना बेरोज़गारी में भी इजाफा हो चुका है। तो अब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है जो फलाही इदारे हैं वही उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या बयान करना चाहेंगे सूरत हाल को देखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलाही इदारों की जो बात आपने की, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा सहारा है, लेकिन असल सहारा रियासत के ज़िम्मेदार हैं। मैंने इब्तिदा में जब ये PTI की हुकूमत आई थी, इससे पहले जो पिछली हुकूमत थी उसको भी मैंने ये कहा था, इनको भी ये कहा है कि मेहरबानी करके आप ताजिरों के पास खुद जाएं, उन्हें बुलाएं। पाकिस्तान में आज जो ये शिकवा है कि पाकिस्तान का इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो ये शिकवा बड़ी आसानी से ख़त्म हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कई मुलाकातें हो चुकी हैं, हर बार एक ही फ़िक्र होती है कि जनाब आला आप पाकिस्तान के ताजिरों को अपने करीब करें। देखें, साफ़ सुथरी बात है, ये मोबाइल आज खरबों रुपए के आते हैं, खरबों रुपए के अरबों डॉलर के माल आते हैं। सही है। हमारा पड़ोस भारत में समझता हूँ ये बहुत कुछ खुद बना रहा है, समझे। तो आप जो है ना कस्टम को इजी कर दें, कोई रिश्वत वहाँ ले ना सके, कोई रिश्वत दे ना सके, और पाकिस्तान में आप जो है बैरून मुल्क से मशीनरियाँ मंगवाएं, और बड़ी आसानी से आप चाइना से आपकी बहुत गहरी दोस्ती है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा सामान मैं समझता चाइना से आता होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है।
और आप सीपैक का भी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि मुखलिसीन की बहुत किल्लत है। हर शख्स के ज़ाती मफादात की वजह से काम आगे नहीं बढ़ता। क़यामत खेज़ महंगाइयाँ हैं, सैलानी पर जो बोझ पड़ रहा है वो अल्लाह ही जानता है, और न सैलानी पर बल्कि और भी इधर बोझ। ज़ाहिर है कि अब साफ़ सुथरी बात है कि मैं किस किस का राज खोलूँ जो मेरे सामने लोग आकर बात करते हैं कि वो लोग जो आज से कुछ अर्से पहले, कोविड से पहले न जाने कितने खैरात करते थे, अब वो मांगे बगैर गुजारा नहीं हो रहा उनका, मांगे बगैर। इस पर आप कहो तो कुरान भी उठाने के लिए भी तैयार हो, सब लोग, ऐसा हो गया है। तो अब ऐसे हालात हो गए हैं, लेकिन इनके कानों पर जो ही नहीं रेंगती, ये अपने ही चक्रों में पड़े हुए हैं, अपने चक्रों में पड़े हुए हैं। जनाब इमरान खान साहब, खुदारा 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 हर मंगल को मीटिंग करते हो यार, कम अज़ कम करो, बुलाओ ताजिरों को अपने पास, ताजिरों को बुला के बुलाओ। मैंने इनको उस वक्त कहा था कि आप देखो रोज़ाना सुबह होती है ना, तो मलेशिया का बादशाह सदर है ना, वो ताजिरों को लेकर बैठता है, और फिर अमेरिका के माजी के सदर का तस्करा किया। लेकिन हमारी बात ठीक है, कुछ अमल करते होंगे, लेकिन क्या एक इमरान खानी की जिम्मेदारी है? इतनी काबीना है, उनकी इतनी तनख्वाहें, तो बस यार बहुत दिल दुखता है। लेकिन ये इंतहाई भयानक कैफियत है। खुदा न खास्ता लोग मतलब भूख से मरना शुरू हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी नेमतों वाली रियासत में से एक रियासत है जिसमें नेमतों का अंबार है। शर्त यह कि आप इस्तेमाल करें। देखिए ज़राअत का हालम यह है कि दुनिया के कम से कम हमारे यहाँ मतलब ज़राअत हो रही है। आप देखिए दूसरे मुल्कों में अगर किसी एक एकड़ पर 4-5 टन, मतलब यानी मन, अगर एक एकड़ में एक टुकड़े पर 5 मन अगर गंदम हो रही है तो हमारे यहाँ 1 मन हो रही है। हाँ। क्योंकि उन्होंने साइंस को, टेक्नोलॉजी को और इखलास को, ना हमने इखलास को आगे रखा, ना टेक्नोलॉजी आगे रखा, ना साइंस को आगे रखा। बस वो जो हो रहा है, बस तनख्वाहें मिल रही हैं, वजीर अपने अयाशियों में लगे हुए हैं। खैर अच्छे लोग होंगे मगर बहुत कमी है। तो जनाब आला होश के नाखून ले। मैं नहीं कहता मुझे बुलाओ, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। आप ताजिरों को बुलाओ, ताजिरों को बुलाओ, ताजिरों को बुलाओ। सही। अच्छा, ये तो आपने बताया कि जो अवाम की हालत जो है वो इस वक्त ठीक नहीं है, वो महंगाई की वजह से और बेरोज़गारी की वजह से। हुकूमतों को क्या करना चाहिए और इन बाइख्तियार शख्सियात को क्या करना चाहिए, किस तरह के फ़ैसले लेने चाहिए, आपने अपनी तजवीज़ जो है वो पेश की। ये बताइए कि अवाम को क्या करना चाहिए, जो वो वाले लोग स्पेशली जो आपने कहा कि पहले वो चैरिटी किया करते थे, अब वो उनके ऊपर ऐसी अल्लाह ताला ने आजमाइश डाली है कि वो चैरिटी ले रहे हैं। तो अब ये किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक बदलाव है कुदरत की तरफ से। और तो इन लोगों की मैं एक तो हिम्मत को दाद देते हैं, मैं देता हूँ कि वो अल्लाह ताला की तरफ से जो आई हुई आजमाइश है उसको इस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। आप उनकी कैसे रहनुमाई करना चाहेंगे? देखिए अगर आप इस्लामिक नुक्ता नज़र से बात करते हैं जी। तो सबसे पहली बात यह है कि जब रिस्क के तकसीम का वक्त होता है उसको सुबह हमारे आका ने फरमाया। ठीक है। और जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि दुनिया मुझसे रूठ कर चली गई, यानी बहुत फ़क्र फाका के घर में बसे रहे, तो आपने फरमाया कि जिस तस्बीह से फरिश्तों को रिस्क मिलता है तुम वो तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते? अच्छा। पता चला कि तस्बीहात से रिस्क मिलता है। ये साबित हुआ ना? बिल्कुल ये साबित हो गया कि तस्बीह पढ़ने से रिस्क मिलता है। हाँ, ये हुजूर ने फरमाया जिस तस्बीहात से फरिश्तों को रिस्क मिलता है तुम वो तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते? और वो तस्बीह कौन सी है? फिर हुजूर से जो है उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह क्या? तो आपने कहा वो तुलुए फजर। पता चला कि रिस्क का वक्त है तुलुए फजर। जैसे आज था तुलुए फजर 5:20। ठीक है। और इसका ख़त्म था 6:30 बजे। ठीक है, समझे? तो ये कितने हो गए? 1 घंटा 10 मिनट। तो जो ये वक्त है रिस्क का। अब आप सोच लो इस वक्त कौम का क्या हाल है, इस वक्त कौम का क्या हाल है। आप अपने गिरह में झांको, मैं अपने गिरह में झांकूँ, तो ये एक बुनियादी बात है कि ये वक्त ऐसा है जो सबको जाग जाना चाहिए। नमाज की तैयारी हो, कुरान की तिलावत हो, ये सुबहान अल्लाह, हुज़ूर ने फिर तस्बीह बताई ना, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। बड़ा आसान तस्बीह, हर एक को पता है।
सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। फिर वो सहाबी कहते हैं कुछ अरसे बाद वो हुजूर से आया कि या रसूलल्लाह रखने की जगह बाकी नहीं बची, रखने की जगह बात की नहीं बची, इतना अल्लाह ने दे दिया। तो ये जो आपने जो इस्लामी सवाल किया था उसका जवाब तो मैंने दे दिया। अब देखें रात को देर तक हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, गरीब हो या अमीर हो सब मोबाइल लगे हुए हैं। आप चौकीदार को देखो तो भी मोबाइल में बैठा होता है, कोई उसके पास स्मार्टफोन होता है, बस किसी को भी मोबाइल पर लगा हुआ है। तो अब ऐसे हालात में जो बंदा 3 4 बजे तक जागता रहेगा उसको फजर कैसे नसीब होगी। और रिस्क के दरवाजे यहीं बंद होते हैं। हुजूर के खुद अल्फाज है नहीं कि सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। ये किसने कहा? नबी ने कहा। ये अल्फाज हैं, नौमुस सुबह यमनो रिस्क। तो जो उन्होंने कहा वो लोहे पे लकीर है। नहीं, आसमान जमीन एक हो जाए उस पर चेंज नहीं आ सकता, वो नहीं चेंज आ सकता। अच्छा, वैसे अभी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मगर मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है, कई दफ़ा पहले भी इस बारे में मतलब हमने बात की है कि जो वर्किंग आवर्स हैं इनको 8 बजे 9 बजे की बजाय अगर सुबह 7 बजे से शुरू कर दिया जाए तो सारा निज़ाम बदल सकता है। वो उस वक्त के लिए फजर के टाइम उठना ही पड़ेगा। घरों में जो है वो सब आप फजर से मगरिब तक का काम करें, घरों में जाएं, मगरिब से इशा तक अपने घरों में टाइम दें और इशा में सोएं, और मतलब कि सारा जिंदगी रूटीन से। कुरान ने कह दिया कि दिन काम के लिए है और रात आराम के लिए, कुरान ने कह दिया। बेशक बेशक बेशक। एक वक्फा है जी, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद बात करेंगे। और आप दोस्तों के सवालात जो है हम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। आप दौरान वक्फा भी अपने सवालात जो हैं वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और एक नामवर इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। इस्तिखारा के हवाले से आपकी एक अलग पहचान भी है। तो आप दोस्तों के सवालात हम तक पहुँच चुके हैं और सबसे पहला सवाल हम शामिल करने जा रहे हैं। कमर जहां साहिबा ने हमें लाहौर से कॉल किया। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, इस्तिखारा करके बताइए और रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर साहिबा, इस्तिखारे में तो कोई सी बात नज़र नहीं आ रही कि आपकी बीमारी की क्या वजह है। यकीनन आप दवाई इस्तेमाल तो करती होंगी अगर बीमार होती हैं तो। दवाई खुद मौसर नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात मौसर है। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है ना हमारे सामने कि जब उनके शिकम में दर्द हुआ तो बारी ताला से अर्ज़ किया, अल्लाह मेरे शिकम में दर्द है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़लाँ पत्ते तोड़ लो और खा लो मेरा नाम लेकर। तो आपने उसको अल्लाह के नाम लेकर खा लिए तो ठीक हो गए माशाल्लाह। फिर दोबारा दर्द हुआ तो दोबारा अल्लाह ताला से नहीं कहा, उन्होंने खुद ही पत्ते तोड़ लिए और खाए तो दर्द ख़त्म नहीं हुआ। तो कहा अल्लाह वही पत्ते हैं, वही दर्द है, कहा पहले हमारा नाम लिया था ना। तो बहन ये है कि आप जो दवाई इस्तेमाल करते हैं दवाई से पहले 12 मरतबा पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 12 मरतबा पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस दवाई पर चाहे टेबलेट्स हैं, कैप्सूल हैं, टॉनिक है, दम करें और पी लें, इंशाअल्लाह आपको शिफा नसीब हो जाएगी। कोई अमलियात वगैरह नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी कॉल हमें आई, ये हमारे एक मसीही बहन है, उनका मसला है। जोशविन नाम है इनका और इनको लगता है कि फैमिली में से ही किसी ने इनके ऊपर जो है कोई अमलियात वगैरह करवाए हुए हैं। जी बिल्कुल है, अमलियात तो है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता किसने करवाया और हमारा ये शोबा भी नहीं है। न हम लड़वाते हैं, हम तो मिलवाते हैं। बहरहाल ये जो जिस खातून का तस्करा किया है उनको इस बात की इत्तला दे दें कि बिल्कुल आज ही इंशाअल्लाह उनकी काट कर देंगे। और अगरचे ईसाई हैं, नमाज वगैरह तो नहीं है इनकी, लेकिन ये कि या अल्लाह या रहमान या रहीम ये पढ़ते रहे, चलते फिरते उठते बैठते, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। क्योंकि अल्लाह ताला के अस्मा पढ़ना हर एक के लिए जायज़ है, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। तो बाकी हम अपना काम कर देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, क्योंकि ये मसीही बरादरी से इनका ताल्लुक़ है तो या अल्लाह या रहमान या रहीम का जो मतलब है वो भी इनको, या अल्लाह के माने माबूद जिसकी इबादत की जाए, रहमान के माने है मेहरबान जो पूरी कायनात पर मेहरबान, रहीम के माने है रहम व करम करने वाली ज़ात। तो इसका मतलब हुआ कि वो माबूद जो मेहरबान भी है और रहीम भी है, रहम करने वाला है।
बस ये चलते फिरते आप इसे हाँ पढ़े, उससे कोई कैद नहीं, मुसलमान हो गैर सब पढ़ सकते हैं, और पढ़ते हैं लोग। मेरे पास तो हर लोग तरह के आते हैं, खाली ईसाई नहीं आते, हर गैर मुस्लिम तरीके की जो है सब आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर हमें लाहौर से एक खातून ने कॉल की, हमीदा साहिबा ने। इन्होंने कहा कि इनकी बेटी के रिश्ते जो हैं वो आते हैं मगर बात नहीं बनती है। हालांकि इनकी बेटी जो है वो माशाल्लाह शक्ल सूरत में भी अच्छी हैं, खुश शक्ल है माशाल्लाह। देखें वजह तो कुछ भी नहीं है, या जलीलो या करीमो, या जलीलो या करीमो, या जलीलो या करीमो, ये दो नाम जो है 100 मरतबा नमाज के बाद सवाब के लिए से पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ें। और जो हमारे इस महीने का निसाब है, डायरेक्टर साहब वो ज़रा दिखा दीजिएगा, हमने जो निसाब इस महीने का दिया है माह नूर का, कि हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। पूरे दिन में 5 तस्बीह पढ़नी है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की, और 3 रोज़े रखने पूरे महीने में। ये भी दिखा दीजिएगा, ये तो अव्वल हर एक को करें। और ये बेटा आपके लिए, या ये इनकी अम्मी से कह रहा हूँ कि अगर ये माँ बेटियाँ दोनों करें, या जलीलो या करीमो 100 मरतबा नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर हमें एक कॉल आती है लाहौर से, एक खातून की, अस्मा साहिबा की। कहती हैं कि माली मुश्किलात का सामना है इन्हें, और इनकी जो बहू हैं वो भी लड़के वापस चली गई हैं। हाँ यकीनन ऐसा होता है, जब माली मुश्किलात होती है ना तो फिर हर कोई बर्दाश्त नहीं करता। अब ज़ाहिर ख्वाहिशें होती हैं कि भाई ये भी पकाओ वो भी पकाओ, ये पहनना है, ये खाना है, यहाँ जाना है, पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत वाक़यात होते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे। जैसे हाल ऐसे, क्योंकि कुरान की आयत का वाज़े फरमान है, हम रिस्क कभी बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं। अच्छा, मैं लड़कियों के माँ बाप को बहुत समझाता हूँ अपने तौर पर, कि लड़कियों की ऐसी तरबियत करो कि आज तुम्हारे घर में अगर शहद ही शहद है, हो सकता है कल वहाँ चीनी भी ना मिले। तो इसलिए आप तरबियत ऐसी करो कि क्यों ये लड़कियाँ तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। अगर तुम अच्छे माँ बाप हो, तुम्हारे पास लड़कियाँ नहीं रहेंगी, तो वहाँ पता नहीं उनके क्या नसीब हो। हाँ सही है। तो इसलिए लड़कियों की तरबियत ना अच्छी करें, खाना पकाना सिखाएं, सोना जागने के टाइम सेट करें। ऐसे भी मैं गया हूँ एक घर में जो बहुत मालदारों की जो तो बहुत मालदार, मगर बहू उठती 12 बजे के बाद है। क्यों? कि भाई उनके घर में वैसे ही सिस्टम ये था, वो घर ही नहीं चल रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि बेटियों को ऐसे गलत रवैये पर न लगाएं, क्योंकि हम बड़े तजर्बेकार हो चुके हैं। घर टूटने की वजह बाजों का सगे माँ बाप बन जाते हैं। तो बहरहाल ऐसा होता है। देखिए अभी आपने इब्तिदा में पहले सेटमेंट में आपने बात मुझसे पूछी रिस्क के बारे में, तो वही वजीफा इनको भी दे देते हैं कि बेटा आप जो है ना, मेरी बहन आपकी बहू चली गई, बस आप सुन लें कि आपको फजर की अजान पर उठना है। हमारे यहाँ कराची में तो फजर की अजान होती है 5:20 पर, आप क्या हो रही होगी 4:30 बजे। जी आप लाहौर से बात कर रही हैं। आप अजान फजर में उठें, 2 रकअत तहज्जुद पढ़ें और ये तस्बीह पढ़ें सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह अजान के बाद। ठीक है, इंशाल्लाह बड़ा करम होगा। 100 पढ़ें और सब पढ़ें। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ने रास्ते आसान कर दिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी सवालात तो मेरे पास और भी हैं, और अभी तो हम तक जो है वो मतलब साथ साथ आपकी कॉल्स जो हैं वो आ भी रही हैं, वो भी हम सवालात जो हैं वो लिखे जा रहे हैं साथ साथ। एक वक्फा आ गया, वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं तो इन सारे सवालात को प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो हम तक पहुंच चुके हैं, और माशाल्लाह काफ़ी सारे सवालात हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाबात प्रोग्राम में शामिल कर सकें। ओके, तो हमने बात की थी हमीदा साहिबा तक, जिन्होंने कहा था कि उनकी बेटी जो है उनके रिश्ते नहीं आते, इनके बारे में सवाल शामिल कर लिया था। अस्मा साहिबा कहती हैं कि माली मुश्किलात का सॉरी बहू भी लड़के चली गई थी, ये भी हो गया सवाल। कमल साहिबा, हाँ, इन लाहौर से उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि बहुत बीमार रहती हैं, कोई दवा भी असर नहीं करती है, इस्तिखारा करके बताइए। अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रही होती है ना पहले, तो शायद आपको ये पता चल जाता कि अल्लाह ताला के नबी का हमने वाक़या बयान किया था। तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से एक मरतबा पत्ते तोड़कर अल्लाह का नाम लेकर वो दवा पत्ते इस्तेमाल किए थे, तो वो पत्ते ने उनकी बीमारी का इलाज बना दिया था।
दोबारा वही पत्ते तोड़े, मगर वो जो अल्लाह के नाम लिए बगैर जो किया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बस ये कि दवाई जो इस्तेमाल करती हैं उसका असर अपना कुछ नहीं है। वईदा मरितु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे मेरा रब शिफा देता है, कोई गोली शिफा नहीं देती। बेशक। तो आपको दवाई पीने से पहले 12 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 मरतबा पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस दवाई पर दम करना है, जो भी दवाई, और फिर इस्तेमाल करें इंशाल्लाह मदीना मदीना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, मोहम्मद मुबशर साहब ने हमें कॉल किया फैसलाबाद से। इन्होंने बड़ी प्यारी बात की है। कहते हैं कि आप दरख्वास्त करें रियासत से कि वो इतवार की जगह जुमे को जो है वो सरकारी छुट्टी जो है वो बना दें, ताकि हम जुमे वाले दिन सब मतलब रश के साथ जो है वो जुमा पढ़ सकें। बात बहुत अच्छी है, मगर क्या जुम्मे के दिन पूरे दिन छुट्टी की का कोई शरअ हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इज़ा कुदियतिस सलाह, जब तुम जुम्मे की नमाज पढ़ लो, फंतशिरु फिल अर्ज़, ज़मीन पे फैल जाओ और अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो। तो जुम्मे की नमाज के बाद जो रिज़्क़ मिलता है ना, वो तो पूरे हफ्ते में कहीं नहीं मिलता। तो ये कि आपकी पहली बात बहुत दुरुस्त है कि ऐसा हो कि जुम्मे के दिन हाफ डे हो, नमाज से पहले कारोबार बंद हो जाए और फिर नमाज के बाद पूरा दिन जो है ना काम होता रहे। इतवार को छुट्टी हो जाए, 1.5 दिन छुट्टी हो जाए, मसला नहीं है। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर वो इंटरनेशनली भी जो क्योंकि प्रॉब्लम है, दुनिया जुड़ के काम कर रही है ना, तो हफ्ता इतवार तो इसलिए इतवार को हम जुम्मे की छुट्टी पूरा दिन नहीं कर सकते। यहाँ क्लैश हो जाएगा, यहाँ छुट्टी होगी या वहाँ छुट्टी होगी, तो हफ्ते में 3 दिन जो है ना वो काम नहीं हो सकेगा, राब्ता टूट जाएगा। अफशा साहिबा लाहौर से राब्ता करके कहती हैं कि इनके बेटे हैं जैन, उनके रिश्ते नहीं आ रहे। बेटों के भी रिश्ते नहीं आ रहे आजकल बशीर साहब। रिश्ते आते कहाँ हैं, जाना पड़ता है ना रिश्ते। रिश्ते तो लेने जाना पड़ता है। तो आपको किसने मना किया है आप रिश्ता तलाश करें? हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं बेटों से कि जब तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारा रिश्ता करवा दूंगा। पता चला लड़की का तो इंतज़ार करना पड़ता है, लड़का इंतज़ार नहीं करना, फिर कोई बात नहीं। या कबीरो या फत्ताह हो, या कबीरो, कबीर की ज़ात अल्लाह ताला की है और फतह यानी रहमत की दरवाज़े खोलने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। या कबीरो या फत्ताह हो 111 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें सवाब की नीयत से। सैलानी अल्फर बादराबाद कराची के पते पर ख़त लिखें तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला पूरा इलाज भिजवा दूंगा। सवाब की नीयत से उसको पढ़िएगा, इंशाअल्लाह बेटे के लिए कोई आपको घर नज़र आ जाएगा। कोशिश करें अपने ख़ानदान में तलाश करें। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर अफशा साहिबा ने अच्छा नहीं, इन्होंने बता दिया। मिसेस रमज़ान ने हमें मुल्तान से कॉल किया। इन्होंने कहा कि इनके साहबजादे हैं मोहम्मद इमरान, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। इस्तिखारा करके बताइए कि क्या उनका मुल्क से बाहर जाना रोज़गार के सिलसिले में बेहतर है? इस्तिखारे में इजाज़त नहीं आ रही। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि बाद औक़ात कहते हैं लोग कि हम चले थे मुल्क से बाहर जा रहे हैं, वहाँ काम तलाश करेंगे। ये तो बिल्कुल गलत फैसला होता है। यहाँ से कारोबार यानी जॉब वगैरह पक्की हो जाए तो जाने में हर्ज, लेकिन इनका इस्तिखारे में हाँ नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान में बैठ कर ही कोई रोज़गार तर करें, अल्लाह कामयाब देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो इनके बाद हमें कॉल आती है फरहत जबीन साहिबा की नवाब शाह से। कहती हैं कि बेटे की नौकरी के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स दिन भर में 500 बार दुरूशी पढ़ता है वो कभी मोहताज नहीं होगा। तो हमने इस महीने का जो निसाब दिया है उसमें ये बात भी मौजूद है कि दिन में 5 तस्बीह पढ़नी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हर नमाज के बाद अगर एक तस्बीह पढ़ लेना तो 5 मिनट लगते हैं पढ़ने में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लिख ले, खुद आप भी पढ़ें, आपके बेटे को पढ़ाएं। नमाज के बाद पढ़ें, 5 नमाज के बाद 5 तस्बीह हो जाएंगी, 500 हो जाएंगे, सवाब के ख़जाने मिल जाएंगे और ज़मानत रसूल है। और एक हदीस पाक ये भी है, प्यारे आका फरमाते हैं जो शख्स अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करता है, मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उसकी तंगदस्ती ख़त्म कर देता है। तो चलते फिरते पढ़ते रहें या अल्लाह या रहमान या रहीम, और बैठे बैठे ये पढ़े 5 तस्बीह। और या अल्लाह या रहमान या कोई कैद नहीं, कितना पढ़ ले, 1000-1500 पढ़ लें। बिल्कुल ऐसे। वो एक जुमला बड़ा खूबसूरत है रिस्क के मामले में कि वो आपने ही कई वजाहत की कि दुरूद शरीफ, दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से बंदे को गुमान भी नहीं होता कि रिस्क आना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। शफीकुर रहमान साहब ने लाहौर से कॉल किया है। कहते हैं कोई भी नौकरी करते हैं, नौकरी छूट जाती है,
लाइन शकरतुम लाअज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। देखें ये बात बहुत अहम है, हमारे साथ भी होता है। हमारे पास वैसे होता है 4,500 आदमी के आसपास स्टाफ होगा कम बेश, जैसे उसने से बड़ा हो ज़्यादा हो कम बेश। देखें कानून खुदाबंदी है, लाइन शकरतुम लाअज़ीदन्नकुम, तुमको जो मैंने नेमत दी है ना, अगर तुम इसकी का शुक्रिया बजा लोगे ना तो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। ये कुरान कह रहा है। वला इन कफर तुम, और अगर तुमने गलत किया ना, इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर होगा वही जो ना होने वाला है। बिल्कुल सही है। तो देखिए आमतौर पर लोग बड़े, आपको नहीं कह रहा, आमतौर पर लोग बड़े नाशुक्रे होते हैं। और जॉब मिल गई, अच्छा फिर इस पर 2-3 बात, एक तो काम पूरा नहीं करना। अब कल ही में एक साहब बता रहे थे कि वो हमारे एक इदारे में 6 बजे टाइम ऑफ हो जाता है ना, तो वो गटर भर गई थी। एक ही इमारत में 5 तो स्वीपर है हमारे पास, उनके पास इंचार्ज भी है। मैंने उसको कहा यार ये गटर भर गई है, 6 बज चुके थे, 6:10 हो गए जी, मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं तो अगली ड्यूटी जा रहा हूँ। तो भाई तुम्हारा इतना भी इखलास नहीं है कि एक वेलफेयर इदारा है, तुम यहाँ पर 5 स्वीपर काम कर रहे हो और तुम्हारे इदारे के अगर गटर भर गया है और तुम इसी काम के लिए हो तो 10 मिनट बढ़ गए तो तुमने ये बहाना, अब वो क्या सच बोला झूठ बोला अल्लाह जानता है कि सच्चा है झूठा है। क्यों क्या मैं तो दूसरी ड्यूटी जा रहा हूँ, तो भाई 6 बजे दूसरी ड्यूटी कौन सी होती होगी, और है वही स्वीपर। तो कहने का मकसद कहने का है कि लोग जो है ना, आपको नहीं कह रहा, हम लोग जो है ना जॉब मिलने के बाद जॉब के साथ वो बर्ताव नहीं करते जो करना चाहिए, इसलिए जॉब चली जाती है। तो आपको हमें सेट निकाले न निकाले, कुदरत निकाल देगी कि तुमने कुदरत का इनाम को ठोकर मारी। तो ये जॉब, जिन लोगों की जॉब चली जाती है ना, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो अपनी जॉब पर मुतमईन नहीं होते। हाँ कई परेशानी भी होती है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। दूसरा ये कि वो बस वो उनके मुखलिस बन के नहीं रहते। अब सिलानी में भी बेशुमार लोग हैं ना, वो अपनी सीवियाँ घुमा रहे होते हैं, अरे भाई बैठो जल्दी काम करो, सीवियाँ घुमा रहे होते हैं, तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना ऐसे। और आप खुद एक पूरी कंपनी रन करते हैं माशाल्लाह, तो अगर बंदा काम करने वाला हो ना, मेहनती हो, तो उसको मालिक नहीं जाने देता, कहता है कि मैं इसको अपने साथ रखूंगा, है ना। तो अच्छा हमारे पास सवालात जो हैं वो और भी हैं, फटाफट जो है एक सवाल का हम जवाब दे देते हैं, फिर हम बाकी सवालात कल शामिल करेंगे। महजबीन साहिबा ने लाहौर से कॉल किया, उन्होंने कहा है बेटा पसंद की शादी करना चाहता है, इस्तिखारा करके बताइए कि इजाज़त आ रही है कि नहीं आ रही। बेटी की आंखों में मोतिया है बचपन से, तो उसके बारे में भी रहनुमाई कीजिए। देखिए इस्तिखारे में तो इसकी इजाज़त आ रही है। अच्छा, पसंद की शादी की। हाँ, लेकिन कहने का मकसद है आप छान पटक कर लो, ऐसा ना हो कि कल आप हमको गालियाँ बको। और वो जो है, जो क्या बेटी का मोती का मसला है ना, तो एक तो ये कि जब अजान हो तो हुजूर का नाम आए तो अंगूठे जो उनकी आंखें पर लगाए, एक तो और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। दूसरा ये कि जब वज़ू कर ले तो आसमान की तरफ देखकर जो पढ़ते कलमा शहादत, तो एक सूरत पढ़े, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो इंशाल्लाह ये 2 कामों से इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अभी 4 सवालात और बाकी हैं, मगर वक्त बाकी नहीं है। फरजाना साहिबा हैं, अमरीन साहिबा हैं, अरशद साहब हैं और अदीला साहिबा, इनके सवालात पहुँचे हुए हैं। कल हम जब प्रोग्राम में आएंगे तो 10 बजे आते साथ हम इंशाल्लाह ये सवालात शामिल करेंगे। चंद हमारे पास कोई 20-30 सेकंड्स हैं, ये 20-30 सेकंड्स जो है ना वो दुआ के साथ होने चाहिए। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह जिन लोगों ने हमसे आज रब्ता किया, इनकी जो मसाइल हैं अपनी रहमत से हल फरमा, इन्हीं के नहीं बल्कि पूरी उम्मत के हर मसाइल को हल फरमा। इस मुल्क में खुशहाली पैदा फरमा, खुशहाली हो खुशहाली हो खुशहाली हो, बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हो, और जो जिस मकसद के लिए परवरदिगार आलम तुझसे फरियाद कर रहा है उसके नेक मकसद में कामयाबी अता फरमा, और जो जिस मुसीबत में तुझसे फरियाद कर रहा है परवरदिगार उसकी उस मुसीबत को दूर फरमा, हम सब की मुसीबत दूर फरमा, हम सब की हाजत को पूरा फरमा। आमीन आमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।